हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वाले वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान की श्रृंखला जो चल रही है, इसकी अगले जो है चैप्टर्स देखेंगे। तो ये वाला चैप्टर है नाभिकीय भौतिकी, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं कि इनमें से मंदक कौन सा है और कूलर कौन सा है, मतलब जो शीतलक यूज किया जाता है, शीतलक कौन सा है और ईंधन कौन सा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें कई बार मंदक और नियंत्रक और शीतलक, इन तीनों में कन्फ्यूजन होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे। तो पहला फैक्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह किया जाता है जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी गति को कम करने के लिए किया जाता है, यानी ये नियंत्रक की तरह प्रयोग किया जाता है। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जो है GT सीबोर्ग, यानी ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा किया गया था। आप सीबोर्ग केवल नाम याद रखिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का दो जो है इसमें श्रेणियां हैं, जो आप आवर्त सारणी देखेंगे उसमें बाहर की तरफ दो श्रेणियां रखी गई हैं तत्वों की। एक है लेंथेनाइट, एक है लेंथेनाइट और दूसरी है एक्टेनाइट। दूसरी है एक्टेनाइट। लेंथेनाइट, एक्टेनाइट, ये जो है यूरेनियम तत्व हैं, यानी ट्रांस यूरेनियम। इसलिए इनको ट्रांस यूरेनियम कहा जाता है क्योंकि यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है उसके बाद इन तत्वों का परमाणु क्रमांक आता है, इसीलिए कहते हैं। और इनको आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। रेडियोधर्मी क्षय यानी रेडियो एक्टिव डिके क्या है? यह है कि नाभिकीय पदार्थों का जो है स्वतः नैसर्गिक, मतलब स्वतः नैसर्गिक क्षय होता रहता है। जो नाभिकीय पदार्थ होते हैं वह जो है स्वतः ही जो है उनका क्षय होता रहता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। किसने की थी? एंडरसन ने की थी। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यानी FBTR यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्लूटोनियम, ये याद रखिए, प्लूटोनियम और यूरेनियम इनका जो है मिक्स होता है वह प्रयोग किया जाता है। और शीतलक यानी कूलिंग एजेंट के रूप में क्या यूज किया जाता है? द्रव सोडियम। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तारों में अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, यह जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। संलयन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। भारत में रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार किसका है? प्लूटोनियम का है। यह प्लूटोनियम का है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन और विखंडन में अंतर याद रखिए कि दो छोटे नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, वो होता है संलयन। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके आपका हीलियम बना दें। ठीक है, ये हो गया नाभिकीय संलयन, ये सूर्य में क्रिया होती है। और विखंडन में एक भारी नाभिक दो जो है छोटे जो है नाभिकों में टूट जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? ये उत्सर्जित करते हैं अल्फा, बीटा, गामा कण उत्सर्जित करते हैं। एक जो क्वेश्चन इसमें और आता है वो ये होता है कि जब अल्फा कण निकलेगा, जैसे कि मान लीजिए ये जो है यूरेनियम है, यहाँ पर है मान लीजिए 92 यूरेनियम 235। ठीक है, मान लीजिए अभी के लिए इतना है इसका। अगर जो ये अल्फा कण एक निकालेगा तो परमाणु क्रमांक जो नीचे होता है परमाणु क्रमांक, इसमें 2 इकाई की कमी आ जाएगी, यानी ये हो जाएगा 90। और परमाणु भार में 4 इकाई की कमी हो जाएगी, यानी -4। तो ये हो जाएगा 231। ये हो जाएगा अगर जो अल्फा कण निकालेगा। और अगर जो ये बीटा कण निकाल दे यही वाला, तो परमाणु क्रमांक में एक जो है जुड़ जाता है। तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? यूरेनियम 91 और ये कितना था? 231। ये जो है एक बीटा कण निकाला। ठीक है, अगर जो गामा कण निकालेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में। इतना याद रखना है आपको।
सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। ये तो पक्का हो गया। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग, इनके उपयोग क्या होते हैं? इनका उपयोग किया जाता है अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में। जो जीएम फसलें बनाई जाती है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, तो ये फसलें जो है रेडियो एक्टिविटी की से ही जो है बनाई जाती हैं। खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों और सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में, इसमें रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? यह ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है या फिर भारी जल का प्रयोग किया जाता है। जो नाभिकीय रिएक्टर है, अगर जो इसकी गति धीमी करनी है तो इसमें जैसे कि पहले से मान लीजिए 2 ग्रेफाइट की छड़ें धसी हुई हैं, ठीक है, और इसकी जो है अभिक्रिया और धीमी करनी है तो 2 ग्रेफाइट की छड़ें जो है इसमें और धसा देंगे, तो जो है यह क्रिया मंद हो जाएगी, इसी कहते हैं मंदक। तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट यूज किया जाता है। मेसॉन की खोज किसने की थी? युकावा ने की थी, हिकेडी युकावा। और यहाँ पर देखिए कौन सा था? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। और जो यहाँ पर है न्यूट्रॉन, मेसॉन की खोज है वो युकावा ने की थी। ब्रीडर रिएक्टर मतलब यही है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, ये था अभी यहाँ पर, जिसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम कार्बाइड, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, यूरेनियम और प्लूटोनियम कार्बाइड और द्रव सोडियम जो है इसमें कूलिंग एजेंट यूज हो रहा था। इसका तात्पर्य क्या है? ब्रीडर रिएक्टर का मतलब है कि ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विकिरण की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है, मतलब जितना यह पदार्थ प्रयोग करता है उससे ज़्यादा उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो यही इसकी खासियत है ब्रीडर रिएक्टर। तो जितना उत्पन्न होता है उसका प्रयोग करके फिर से उसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए कम ईंधन पर ज़्यादा ऊर्जा देता है। देखिए रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60, ये रेडियो एक्टिव है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों करते हैं? क्योंकि यह गामा किरणें जो है निकालती हैं, इसीलिए इनका प्रयोग चिकित्सा में करते हैं। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पर हैश करके इसको इंगित कर दिया है। यहाँ पर है नाभिकीय ईंधन यानी फ्यूल, वो है आपका थोरियम। जो थोरियम है सबसे ज़्यादा जो है केरल में, जो केरल है राज्य आपका, इसमें जो कोस्टल एरिया है यानी तटीय क्षेत्र है, वहाँ की बालू में मोनाजाइट अयस्क में जो है होता है थोरियम। और यहाँ पर इस वाले में क्या था? इस साइड वाले में रेडियोधर्मी तत्व, ये एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? ये है थोरियम एलिमेंट, वो सॉरी प्लूटोनियम एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अगर जो ईंधन कहेंगे वो होगा आपका थोरियम। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया था। भारत में एटॉमिक बम जो है डेवलप किया था वो राजा रमन्ना ने किया था। और जो भाभा थे उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप किया था। बम राजा रमन्ना। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यह किया जाता है आणविक भट्ठी यानी मॉलिकुलर फर्नेस, इसका प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन है। साइक्लोट्रॉन में प्रोटॉन प्रयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक मशीन होती है जो कि चार्ज पार्टिकल की गति को जो है इंगित करती है। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। किस यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? यह है तारापुर, महाराष्ट्र। और जो पहला रिएक्टर बना था उसका नाम था अप्सरा। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। इसके विपरीत जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? यह स्थित है नरौरा वाला।
नरौरा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जो है वहाँ पर जो है स्थित है नरौरा। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? यह विखंडन की खोज की थी ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन ने की थी। ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन ने नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। और बम किसने बनाया था नाभिकीय विखंडन बम वाला? ये ऑटो हॉर्न ने बनाया था। ऑटो हॉर्न ने बनाया था। और विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन दोनों ने मिलकर की थी। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। तारापुर है आपका महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा इस समय इसकी क्षमता है और सबसे पहला स्थापित किया गया था। रावत भाटा आपका राजस्थान में है जो कि कोटा में स्थित है। ये वाले इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, खाली इतना याद रखिए ये वाला आंकड़ा इंपॉर्टेंट है तारापुर। कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, ककरापारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। ये इतना हो गया। अब देखिए एक ये फैक्ट देख लीजिए कि वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। फर्स्ट परमाणु रिएक्टर किसने बनाया था? एनरिको फर्मी ने। और भारत में किसने बनाया था परमाणु रिएक्टर? भाभा ने बनाया था। बम किसने बनाया था? राजा रमन्ना ने बनाया था। अगला देख लेते हैं। अब ये देखिए मिसलिनियस यानी विविध क्वेश्चंस हैं जो अभी तक जितने हम लोगों ने वीडियो किए हैं उसमें से जो है जितने जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट जो हमेशा आते हैं वो वाले क्वेश्चन है इसमें। यह है देखिए, यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर हम लोगों ने जो है देखा था कि जो आवर्तकाल का सूत्र होता है वो टी इज इक्वल टू 2πL/G, 2π√L/G ये होता है। तो अगर जो आवर्तकाल लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, अब देखिए अंडर रूट के अंदर है ना L, तो अगर जो L को 4 गुना कर देंगे तो जो है जो टोटल ये होगा ये 2 गुना हो जाएगा, 2π√L/G। ठीक है, तो ये 2 गुना हो जाएगा, तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखिए, जितना जो कुछ गुना पूछे उसी में यहाँ पर उसको विस्थापित कर दीजिए उस नए आंकड़े से। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 कम है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? इसमें रासायनिक ऊर्जा या केमिकल जो है एनर्जी पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग ऊष्मीय विकिरण या तापमान को मापने के लिए किया जाता है। जो उच्च तापमान होते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, वो जो है बोलोमीटर से मापे जाते हैं। इसके लिए एक और होता है पायरोमीटर, इसका भी प्रयोग किया जाता है। 22 हर्ट्ज से कम और 22,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य सुन नहीं सकता है। अब इसी का उल्टा देख लीजिए कि जो है 20 हर्ट्ज से 22 नहीं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो है आवृत्ति मानव सुन सकता है। जल का हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य किया? 0 कार्य किया, 0। विविग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? विविग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध प्रकाश से है। जब हम प्रकाश को प्रिज्म से जो है पास कराते हैं तो यह अपने अवयवों में विखंडित हो जाता है, इसे कहते हैं विविग्योर। नीचे से चलता है विविग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये इसके कलर हैं। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों हो जाते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का जो न्यूटन के गति विषयक नियम है, 3 नियम है न्यूटन के, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। न्यूटन के गति विषयक नियम, पहला नियम है जड़त्व का नियम कि जो वस्तु चल रही है वो चलेगी और जो वस्तु रुकी हुई है वो रुकेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, जड़त्व का नियम है ये। और दूसरा नियम है F=ma, यानी जो लगाया गया बल होता है वह एक्सीलरेशन यानी त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। और तीसरा नियम है एक्शन रिएक्शन का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तशाकी हिरोज इसके जो है लेखक हैं।
हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? जब हाइड्रोकार्बन है तो पेट्रोल से ही होगा, पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा रही है तो उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को कहते हैं टेलीफैक्स। टेलीफैक्स उसके कहते हैं टेलीफैक्स। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक होता है 212 डिग्री सेंटीग्रेड के, माइनस नहीं है, ऐसे ही है 212 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोकपल्स थर्मामीटर, देखिए जो फ़ारेनहाइट का पैमाना होता है उसमें जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु होता है वह 32 होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो है क्वथनांक होता है वह होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये जो है बीच के जितने खाने होते हैं ये 180 भागों में इसमें विभाजित होते हैं, ये थोड़ा याद रखना है आपको। थर्मोकपल्स थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। थर्मोकपल थर्मामीटर में क्या होता है, एक जो है मतलब बहुत ही ठंडी प्लेट होती है धातु की और एक बहुत ही गर्म प्लेट होती है धातु की, और दोनों का कनेक्शन जो है किसी तार से कराया जाता है और इसी को ही जो है मतलब एक यंत्र बनाया जाता है इसी तरह का, और उसके बाद में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठंडा और गर्म दोनों में तार जो है, दोनों में तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी को ही जो है सीबेक ने खोजा था, इसीलिए इसे सीबेक प्रभाव कहते हैं। अगला देखते हैं, प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? प्लास्टिक का गलनांक होता है 47 डिग्री सेंटीग्रेड। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती हैं? क्योंकि पानी जो है वह जमने पर, जब जम जाता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, तो इसीलिए जो पाइपें होती हैं वो फट जाती हैं। आप अपने घरों में भी देखिए, अगर जो फ्रीजर में आप एक ग्लास में, स्टील का ग्लास हो, ठीक है, उसमें अगर जो आप बर्फ़ रख देंगे जमाने के लिए तो ग्लास जो है एकदम फैल जाएगा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित कोण कितना होगा? वह भी 60 डिग्री होगा। जो आपतित किरण होती है, जो परावर्तित किरण होती है वो अभिलंब से बराबर का कोण बनाती है, बराबर का कोण बनाती है। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाला बल क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों यानी डिस्प्ले डिवाइसेस तथा पॉकेट कैलकुलेटर और द्रव क्रिस्टल, पॉकेट कैलकुलेटर में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है, फ्लूइड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो विद्युत रोधी कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। किसी पदार्थ की सापेक्षिक विद्युतशीलता सदैव कितनी रहती है? एक रहती है। किसी पदार्थ की सापेक्षिक विद्युतशीलता एक रहती है। किसी कांच की छड़ को रेशम में रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धनावेश उत्पन्न होता है। देखिए रेशम, कांच से जो है रेशम को रगड़ा जा रहा है तो जो है छड़ जो है कांच वाली, उससे जो है इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, तो छड़ पर क्या आ जाता है? धनावेश। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में यानी व्हाइट डॉर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। और हाँ, इसमें ये भी थोड़ा है कि ये देख लीजिए 1.4 m का मतलब है मास ऑफ सोलर। तो अगर जो उस तारे का द्रव्यमान जो हमारा सूर्य है उसके द्रव्यमान के 1.4 से ज़्यादा है तो वह ब्लैक होल में बदल जाएगा। घर्षण एवं स्नेहक, ये जो है चंद्रशेखर ने दिया था, इसे चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टाइपोलॉजी, इसे कहते हैं टाइपोलॉजी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अब देखिए जो घर्षण एवं स्नेहक का अगर जो पूछ दिया जाए कि किस शाखा में अध्ययन करते हैं तो लोगों को लगेगा अरे कितना क्वेश्चन कठिन पूछ दिया गया, जबकि एनसीईआरटी में साफ साफ ये मेंशन है। लेज़र का पूर्ण प्रारूप क्या है? लेज़र का जो पूरा नाम है वह है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन
वेधशाला यानी टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? यह स्थित है अटाकामा, पेरू में। चंद्रा एक्स रे वेधशाला का नाम किस सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? यह रखा गया है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उन्होंने इस वेधशाला का नाम रखा है चंद्रा। एक देखिए लास्ट में फैक्ट है, परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन हेतु भारी जल यानी ड्यूटेरियम और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ये वैसे फैक्ट हम लोग दे चुके हैं कि मंदन के लिए भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट, इन दो का प्रयोग किया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे, देखिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? मुंबई में की गई है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे यूरी गागरिन, ये रूस के थे। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वो थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। यूरी गागरिन व्यक्ति थे, मतलब जो है ये तो मेल थे, और जो फर्स्ट फीमेल गई थी वह थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। GIF का पूरा नाम क्या है? देखिए जो मोबाइल वगैरह में हम लोग मैसेज भेजते हैं तो एक छोटा सा जो है बहुत मतलब शॉर्ट सा वीडियो टाइप का बन के आता है, उसे कहते हैं GIF। तो उसका पूरा नाम है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कौन सा विकिरण उत्पन्न होता है? लेजर द्वारा स्टिमुलेटेड रेडिएशन उत्पन्न होता है। अभी लेजर का हम लोग ने फुल फॉर्म देखा था ना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो वही स्टिमुलेटेड रेडिएशन है लेजर का विकिरण। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? 3.3% है। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? वायु का जो विशिष्ट ताप होता है वो दाब बढ़ने से बढ़ता है। भारहीनता की, क्योंकि दाब बढ़ने पर जो वायु के कण होते हैं वो आपस में जो है पास आ जाते हैं, जब पास आ जाते हैं तो गति करते हुए एक दूसरे से ज़्यादा टकराते हैं, इसीलिए वायु का जो होता है ताप यानी विशिष्ट ताप वो बढ़ जाता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? वह गोल होगा। मतलब वैसे अगर जो मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं तो इस तरह कुछ इसकी लौ रहती है ना। अगर जो भारहीनता यानी ग्रेविटी जो है 0 रहेगी, नीचे देखिए सबसे मोटी लौ रहती है, ऊपर छोटी होती जाती है, तो जो मैक्सिमम जो ज्वाला होती है वो ग्रेविटी के कारण जो है हल्की नीचे खींच ली जाती है, तो इसीलिए नीचे मोटी होती है, वैसे ही फिर ऊपर छोटी होती चली जाती है। अगर जो भारहीनता होगी, ग्रेविटी नहीं होगी, तो ज्वाला होगी वो ऐसे टाइप की गोल होगी। जैसे ये मोमबत्ती है बीच में, तो ये ऐसे ज्वाला चारों तरफ बराबर होगी। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बर्फ का गलनांक जो है वो घटता है दाब बढ़ने पर, और दाब बढ़ने पर जो पानी का क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे तो दाब बढ़ जाएगा, क्योंकि दाब हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग जो है लॉन्गिट्यूडनल होती है, और जो ठोस होता है उसमें ट्रांसवर्स होती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। मतलब जैसे कि आप अगर जो खड़े हैं ट्रेन और आंख बंद किए हुए हैं, तो ट्रेन आपके पास सीटी बजाते हुए आ रही है तो इसकी आवाज़ तेज होती जाएगी, तो इससे आप जान जाएंगे कि ट्रेन हमारे पास आ रही है, तो इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों समान होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैं और दोनों प्रकाश के चाल से चलती हैं, इसीलिए जो है समान होती हैं। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, माध्यम का अपवर्तनांक अगर जो बढ़ रहा है तो जो है प्रकाश की चाल घटती जाएगी। जैसे कि वायु का अपवर्तनांक जो है कम है, पानी का अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो वायु में प्रकाश की चाल तेज होगी। फिर जो जल का अपवर्तनांक है वह ठोस के कांच के अपवर्तनांक से जो है कम है, तो इसीलिए जल में प्रकाश की चाल तेज होगी,
ठोस इसमें कांच की अपेक्षा। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों में कौन अवशोषित करता है? सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत अवशोषित करती है। नेक्स्ट देखते हैं। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब जो है घट जाता है। अब इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। जैसे कि जब तूफान आता है तो टीन की छतें जो होती हैं वो उड़ जाती हैं, तो उसका कारण ये है, जैसे कि जो ये ये जो है तेज हवाएं बहुत तेज से चल रही हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है दाब घट जाएगा, यहाँ दाब कम हो गया, और ये वाला जो है एरिया, जहाँ पर ये वाला एरिया है जो नीचे टीन के नीचे, यहाँ वायुदाब ज़्यादा होगा तो ये ऊपर धक्का मारेगा तो टीन जो है उड़ जाएगी। ये इसे कहते हैं बर्नौली प्रमेय, इसे बर्नौली ने दिया था। जो हवाई जहाज है, हवाई जहाज, तो इसके उड़ने का भी सिद्धांत यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर कार्य करता है। दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही याद रखिए कि अवतल दर्पण किस में प्रयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण किस में प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा में अवतल दर्पण प्रयोग होता है। साथ में जो गाड़ियों की हेडलाइट होती हैं, हेडलाइट, उसमें जो है प्रयोग किया जाता है। और जो सर्च लाइट होती हैं, सर्च लाइट, उसमें प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल जो उत्तल दर्पण होता है, वो जो गाड़ियों के साइड मिरर नहीं लगा होता जिससे पीछे की वस्तुएं देखते हैं, उसमें उसके लिए प्रयोग किया जाता है। साइड, MIRRER, साइड मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण कहाँ है, उत्तल दर्पण कहाँ है। प्रकाश, रेडियो तरंगों और एक्स किरणों किस प्रकार के विकिरण हैं? प्रकाश, ये सारे जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण हैं। और अगर जो पूछा जाए चाल किसकी ज़्यादा है, तो सभी की चाल एक बराबर है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय जो विकिरण होता है वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए इस सब की चाल एक समान होती है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत यानी कॉर्प्यूस्कल थ्योरी ऑफ लाइट, यह जो है किसने दिया था? यह न्यूटन ने दिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु में की गई है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, नहीं, वस्तु के बराबर बनता है, वो उत्तल दर्पण का हो गया। वह जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के द्वारा वो आभासी प्रतिबिंब होता है, और पार्श्वीय उल्टा बनता है। पार्श्वीय उल्टा का मतलब ये है कि जो आप अगर जो समतल दर्पण में देखेंगे तो आपका लेफ्ट कान राइट साइड में दिखाएगा, राइट कान लेफ्ट साइड में, यही है पार्श्वीय उल्टा। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? प्रिज्म द्वारा जो है बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बना होता है? 2 उत्तल लेंसों से बना होता है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर इंगित करती है? उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? ताकि यह रडार से बच सकें, क्योंकि रडार की रेंज तो सीमित होती है ना, तो इसीलिए ये काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? जो सिल्वरिंग ग्लास होता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग शीशा खरीद के लाते हैं ना, तो उसके पीछे कुछ कोट, मतलब एकदम कोट रहता है, किसी चीज़ का रंगा रहता है पीछे, तो उसके लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखता? काला दिखता। इसका उदाहरण है कि चंद्रमा से अगर जो आप आकाश देखेंगे तो काला दिखेगा। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? हीटर के जो तार होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए।
जो बल्ब होता है, बल्ब उसके टंगस्टन के बने रहते हैं, टंगस्टन इंपॉर्टेंट है। बल्ब और हीटर के दोनों के तार अलग अलग याद रखिए। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? इनका होता है 5 माइक्रोन से कम होता है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नांगल में स्थापित किया गया था, पंजाब में। प्रथम भारी जल संयंत्र यानी D2O। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? यह लेपित होती है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। लास्ट में एक फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप के द्वारा किया जाता है। बादलों की गति और गति की दिशा का मापन नेफोस्केप, बहुत इंपॉर्टेंट है नेफोस्केप। आने वाले एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और अभी तक बहुत कम एग्जाम में आया हुआ है ये नेफोस्केप, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? घड़ी में जो स्फटिक क्रिस्टल है वह दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। जो स्वचालित घड़ियां होती हैं उसमें वह जो है हाथ की के जो विभिन्न संचालन होते हैं, दाएं बाएं हम लोग घुमाते हैं, उसके इम्पल्स से जो है ऊर्जा लेती हैं और चलती हैं। एक मूवी है शायद कंपनी, उसमें जो है ये चीज़ कुछ घड़ी वाली चीज़ दिखाई भी गई है अजय देवगन के हाथ में। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से ट्रैक किया जाता है डॉपलर प्रभाव का मतलब यही है कि कोई चीज़ पास आ रही होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी और दूर जाएगी तो घटती जाएगी, तो इसी चीज़ को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इससे ये भी हम लोग जो है डिटेक्ट करते हैं कि पृथ्वी की तरफ कौन सा तारा पास आ रहा है, कौन सा तारा नज़दीक जा रहा है, कौन सा जो उल्का पिंड है वो पास आ रहा है, कौन सा नज़दीक जा रहा है। ये भी डॉपलर इफेक्ट से पता लगाया जाता है। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ पर पर्याप्त मात्रा में प्रतिक्रिया बल, यानी बर्फ पर पर्याप्त मात्रा में जो घर्षण होता है वो नहीं मिलता है। घर्षण से प्रतिक्रिया बल मिलती है, इससे हम लोग चल पाते हैं। चुंबकीय अनुनाद यानी चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI। इसको हिंदी में इसको मत याद करिए, MRI याद करिए, इंग्लिश में ही याद करिए, इसको इंग्लिश में ज़्यादा सही है। MRI जो है यह कार्य करता है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। भारत में मीट्रिक प्रणाली, मीट्रिक सिस्टम किस वर्ष लाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1957। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? ऊष्मा के स्थानांतरण का है तापांतर। जब एक वस्तु का ताप कम रहेगा दूसरी वस्तु का ताप ज़्यादा रहेगा तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा स्थानांतरित होगी। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? काला रंग। काला रंग सबसे अच्छा उत्सर्जक भी होता है और सबसे अच्छा अवशोषक भी होता है। डीजल इंजन में कितने संपर्क या स्पार्क प्लग लगाए जाते हैं? एक भी नहीं। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगाए जाते हैं, डीजल इंजन में नहीं लगाए जाते हैं। परम ताप का वह बिंदु कौन सा होता है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्य ताप। परम शून्य ताप क्या है? 0 केल्विन, केल्विन है, याद रखिएगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी से मिलाकर एक असंतृप्त अनसेचुरेटेड पानी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो जल के जो चीनी के अणु हैं वह जल के अणुओं के बीच जो है बैठ जाते हैं, तो ये भार नहीं बढ़ाते हैं और ना तो आयतन बढ़ाते हैं, ये सेम परिवर्तित रहते हैं। क्योंकि जल के अणु और चीनी के जो जल के अणुओं के बीच में जो खाली स्थान रहता है उसी में चीनी के अणु फिट हो जाते हैं, इसीलिए इसका भार अपरिवर्तित रहता है। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? टेलीफोन में कार्बन माइक्रोफोन प्रयोग होता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनेटिक्स के अंतर्गत, साइबरनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरणें हैं, वह सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। नियंत्रित नाभिकीय जो एक्सरे हम लोग कराते हैं तो उसमें जो एक्सरेज होती हैं वो भी बहुत हानिकारक होती हैं।
नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम किसने की थी? एनरिको फर्मी ने की थी। और 1942 में ही इन्होंने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर बनाया था। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। स्टेप डाउन का मतलब है कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदला जाता है। अब इसमें अगले में देख लेते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? जो संवेग होता है, संवेग बराबर होता है वेग गुणे द्रव्यमान। ये इसका सूत्र होता है। तो संवेग बटे अगर जो वेग हो जाएगा तो द्रव्यमान ही तो बचा। तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर जो बिल्डिंग की छतों पर लगाया जाता है, एक तार जो कि अगर जो आसमान से बिजली गिरती है तो उसको जो अवशोषित करके जमीन में भेज देता है, किस धातु से बनाया जाता है? ये तांबे का बनाया जाता है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाती है। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप प्रदर्शित करता है। क्यों प्रदर्शित करेगा? रंग के आधार पर उसकी आवृत्ति तय होगी। अगर जो उसका रंग नीला है तो उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी तो उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, ऊर्जा ज़्यादा होगी तो मतलब ताप ज़्यादा होगा। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम होता है। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह तमिलनाडु में है। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय, ऊर्जा का ना तो सृजन है और ना तो विनाश किया जा सकता है। यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इंदिरा आणविक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। इम्पॉर्टेंट है। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती है? उच्च दाब और निम्न ताप पर जो पर को अगर जो किसी गैस को लाया जाता है तो वह आदर्श गैस की तरह कार्य करती है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? जो आवृत्ति मॉड्यूलेशन होता है उसमें आयाम जो है स्थिर रहता है। जब आयाम मॉड्यूलेशन रहेगा तो उसमें आवृत्ति स्थिर रहेगी। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यतिकरण। व्यतिकरण ध्वनि के साथ नहीं दर्शाया जा सकता है, व्यतिकरण प्रकाश में होता है। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह जो है नीले प्रकाश को ही परावर्तित करता है, ठीक है, इसीलिए यह नीला दिखाई देता है। अपमार्जक इसमें देखिए लिखा है क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। संक्रमित मतलब ट्रांसमिट। देखिए हिंदी इंग्लिश में कितना डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए हिंदी माध्यम वाले जो है बहुत कम एग्जाम निकाल पाते हैं। ट्रांसमिट का मतलब सीधा समझ रहे हैं लोग, अब संक्रमित लिख दिए हैं इसमें। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो अपमार्जक मिलाते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो कपड़े में चिपका हुआ जो मैल है वो निकलकर पानी में आ जाएगा। यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको अभी बताया था। जो प्रतिरोध होता है वह रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध और तार की लंबाई और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। अगर जो तांबे के तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अगर जो तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो हाँ, तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो इसका अपरिवर्तित हो जाएगा। ये थोड़ा इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगले वाली भी इसको मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा, ये वाला क्वेश्चन मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? यह हृदय की गति को दर्शाता है। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखाई देता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखाई देता है? वह है ध्रुवण। और प्रकाश तरंग में दिखाई देता है लेकिन ध्वनि तरंग में नहीं दिखाई देता है, वह एक और कौन सा गुण है? वह है व्यतिकरण। ध्रुवण और व्यतिकरण 2 गुण है। यहाँ पर लिख लीजिए, चाहिए तो एक साथ वैसे लिखना चाहिए था। यहाँ पर ये देखिए लिखा है व्यतिकरण और यहाँ पर ध्रुवण। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में एयर कंडीशनर। देखिए इंग्लिश और हिंदी तो बहुत खतरनाक है। एयर कंडीशनर जो है वह गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों में एक साथ
दूरवर्ती वस्तुओं का दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है, वह है बायनाकुलर यानी दूरबीन। लास्ट में एक फैक्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है, इसीलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। किसे? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। तो इतने क्वेश्चन हो गए हैं, ये आपका लगभग फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है। अब जो है इसमें जो है कुछ जो है यंत्र वगैरह दिए गए हैं, तो यंत्र वगैरह का अध्ययन हम लोग जो है अगले वाले वीडियो में कर लेंगे। तो वीडियो अगर जो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।